न्यू पैरामाउंट कंपटीशन क्लास में सभी बच्चों का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम 16 to 50 क्वेश्चंस की जो सीरीज बची हुई है उसके बारे में चर्चा करते हैं। और ये टेस्ट नंबर आपका कौन सा होगा? टेस्ट नंबर होगा आपका 1 होगा। उसमें जीएस के कुछ पार्ट बचे हुए थे, यानी 35 क्वेश्चन बचे हुए, उनको मैं उस श्रृंखला को मैं पूरा कर रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोग शुरू से अंत तक बन रही है, तभी इसका बेनिफिट मिल पाएगा। चलिए आइए देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन के बारे में। श्रृंखला जो है कितनी महत्वपूर्ण हो रही है और इसके बारे में हम अच्छे से डिस्कशन करते हैं। आइए देखते हैं। संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? द हेग में स्थित है। ये कहाँ पड़ता है? ये आपका नीदरलैंड में पड़ता है बच्चों। कहाँ पड़ता है? ये आपका नीदरलैंड में पड़ता है। तो इतना इसके बारे में आप याद रखिएगा। तो क्योंकि अगर हम डिस्कशन भी करें साथ साथ में और भी चर्चा करें तो मुझे लगता है कि काफ़ी क्वेश्चंस जो है हम लोग हैंडल कर पाएंगे और इसमें हमें ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट होगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं। अभी इसमें दिया हुआ खाद्य एवं कृषि संगठन का न्याय जो है हेडक्वार्टर के यहाँ रोम में दिया हुआ है। आप इतना एक फैक्ट इसके बारे में जान लीजिए। यूएनओ का मुख्यालय यानी यूएनओ का मुख्यालय कहाँ है? आपका न्यूयॉर्क में स्थित है। ये भी आपको याद रखना। अंतर्राष्ट्रीय सामुद्रिक व्यापार संगठन आईएमओ का जो दिया हुआ है हेडक्वार्टर इसका लंदन में। आईएमओ का हेडक्वार्टर कहाँ है? आईएमओ का हेडक्वार्टर आपका लंदन में है। तो इतनी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि एक क्वेश्चन में नहीं बता रहा है। एक क्वेश्चन होने की वजह से इसमें कई सारे क्वेश्चन इंक्लूड होते हैं, उनके बारे में भी आपको याद होना चाहिए। चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रीय गान जन गण मन की मौलिक कृति किस भाषा में लिखी है? संस्कृत में, उर्दू में, हिंदी में, बांग्ला में। तो ये इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डी हो जाएगा, यानी बांग्ला में लिखी गई है। किसमें? बांग्ला में। आमार सोनार बांग्ला की रचना रविन्द्रनाथ टैगोर ने किया था। तत्वबोधनी में भारत भाग्य विधाता शीर्षक के नाम से जनगण मन को प्रकाशित किया था 1912 में। तो ये बाई रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा के, क्योंकि रविन्द्र आर एन टी के द्वारा जो है इसको प्रकाशित किया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सीरीज जो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, आप लोग बने रहिए शुरू से अंत तक। ठीक है, तब इसका बेनिफिट मिलता है। ठीक है, आइए देखते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस कब मनाया गया है? तो अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस आपको मनाया गया है 10 दिसंबर को मनाया। कब मनाया गया है? 10 दिसंबर को मनाया जाता है। हर बार मनाया जाता है, हर वर्ष प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। 9 जनवरी को देख लेते हैं। 9 जनवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व प्रवासी भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है। 9 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक है, और 3 अक्टूबर को विकलांग दिवस और 1 दिसंबर को आपका एड्स दिवस ही भी मनाया जाता है। तो इतना इसके बारे में हमने देख लिया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी ठोस वस्तु को गर्म करने से उसका सीधा जो होता है गैसीय रूप में परिवर्तित हो जाना होता है। तो प्रक्रम क्या कहलाता है? इसका जो प्रक्रम को क्या कहते हैं? इसका ऊर्ध्वपातन कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊर्ध्वपातन। इसका जो करेक्ट आंसर आपका डी नहीं होगा, इसमें सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऊर्ध्वपातन आपका सी हो जाएगा। तो ठीक है, तो सीधे ठोस से क्या, ठोस से क्या है? ठोस से सीधे गैस में बदलना क्या कहते हैं? गैस में बदलने को क्या कहते हैं हम? ऊर्ध्वपातन की संज्ञा दी जाती है। ओडीएफ का फुल फॉर्म क्या? कई बार क्वेश्चन पूछा गया। ओडीएफ क्या है? इसका फुल फॉर्म स्टैंड फॉर ऑफ ओडीएफ। ठीक है, तो इसके बारे में देख लेते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा, ओपन डिफिकेशन फ्री हो जाएगा। क्या? ओपन डिफिकेशन फ्री हो जाएगा। इसका जो करेक्ट आंसर आपका ए ही हो जाएगा। चलिए आइए देखते, कई बार क्वेश्चन पूछा गया। नीली क्रांति का संबंध किससे? नीली क्रांति यानी मत्स्य पालन से। किससे है? मत्स्य का उत्पादन जो है इससे नीली क्रांति से संबंधित है। ठीक है, दुग्ध उत्पादन किससे संबंधित है? श्वेत क्रांति हो गई। तेल क्रांति आपका किससे हो जाएगा? तेल क्रांति जो होती है आपकी, यानी पीली क्रांति तिलहन संबंधित है ना, तो पीली क्रांति संबंधित है तिलहन से। अमृत क्रांति जो बोलते हैं, अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो ये आपकी नदी जोड़ो संबंधित है। कृष्ण क्रांति किससे संबंधित है? पेट्रोलियम से संबंधित है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो है हम लोग जिसको चर्चा कर रहे हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए आइए देखते हैं। भारत के संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार किसे माना गया है? कई बार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है। तो इसके ऑप्शन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद एक हो गया, बी ऑप्शन है बी आर अम्बेडकर हो गया, सी आ गए बी एन राव हो गए, और डी है के एम मुंशी। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका सी हो जाएगा। बी एन राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया था। तो संविधान से क्वेश्चन संबंधित है, तो इसको आपको याद रखना है। संविधान सभा के जो अस्थायी अध्यक्ष थे, अस्थायी अध्यक्ष बनाए गए थे, वो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया गया था। और जो हमारे स्थायी अध्यक्ष कौन थे? स्थायी कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया गया था। इस तरह से आप इसके बारे में भी याद रखिएगा। ठीक है, तो कैबिनेट मिशन कब आया था? 1946 में कैबिनेट मिशन आया था।
और इसके अंतर्गत हम भी देखेंगे। और कैबिनेट मिशन की अंतिम बैठक कब हुई थी, कहीं पूछ लेता है, तो 24 जनवरी 1950 को इसकी अंतिम बैठक हुई थी। इतना भी आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए अगला क्वेश्चन, नमक सत्याग्रह किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1930 में। इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इसके अंतर्गत भी हमने देख लिया। ठीक है, तो इसमें देख लेते हैं कि 6 अप्रैल 1930 को सत्याग्रह भुज जिला है गांव दांडी से इसकी मार्ग यात्रा जो होगी प्रारंभ हुई थी। 12 मार्च 1930 को कितने सहयोगी ने 78 सहयोगी इसमें थे। ठीक है, साबरमती आश्रम से शुरू किया गया था इसको। ठीक है, ये याद रखना पड़ेगा। सविनय अवज्ञा आंदोलन नमक सत्याग्रह से जुड़ा हुआ है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। प्रमुख जो भागीदार इसमें किए था, महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट की थी। कौन की थी? महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट की थी। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार संसद के दोनों सदनों के अधिवेशन एक वर्ष में कम से कम कितनी बार? एक वर्ष में कम से कम 2 बार इसकी बैठक हो सकती है। कितनी बार? 2 बार हो सकती है। इससे ज़्यादा की बैठक कभी नहीं हो सकती है। तो 2 बार इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, एक वर्ष में 2 बार इसकी बैठक हो सकती है। देखिए, कोई पूछा जाता है संयुक्त अधिवेशन जब लोकसभा और राज्यसभा दोनों आते हैं तो संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? अगर बात करते हैं अध्यक्षता करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, अगर ये संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है, अधिवेशन कौन बुलाता है इसमें, तो अधिवेशन की बात करें कि कौन बुलाता है, इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिवेशन को संयुक्त अधिवेशन बुलाने का काम कौन करता है? आहूत कहीं पूछ लेता है, बुलाने का काम करता है आपका राष्ट्रपति हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राष्ट्रपति हो जाएगा। इतना भी आपको इसमें याद रखना पड़ेगा। चलिए, और इसमें ये क्वेश्चन है कि अनुच्छेद 85 के अंतर्गत जो दिया गया है, क्या दिया गया है? अनुच्छेद 85 के राष्ट्रपति पीएम की सिफारिश पर लोकसभा को भंग कर सकता है। अनुच्छेद आर्टिकल जो है आर्टिकल 85 में राष्ट्रपति जो है पीएम की सिफारिश पर किसको? लोकसभा को भंग कर सकता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। चलिए अगला, प्रसिद्ध पारसी त्यौहार नवरोज का जो प्रवर्तक किसे माना जाता है? तो ये आपका बलबन को माना जाता है। इसका करेक्ट आंसर आपका 25 पर डी हो जाएगा, नवरोज। ठीक है, पैबोस एवं सिजदा जो शुरू किया गया था, क्या? पैबोस एवं सिजदा, क्या है? सिजदा। इसका भी जनक किसे माना जाता है? ये माना जाता है बलबन को। किसको? बलबन को माना जाता है। इसमें और भी महत्वपूर्ण कुछ पॉइंट हैं, उसको भी देख लेते हैं। दीवान ए अर्ज, क्या है? दीवान ए अर्ज जो दिया हुआ है इसको बोलते हैं सैन्य विभाग। ये भी बलबन ने प्रारंभ किया था। नवरोज पर्व होता, 9 दिन का पर्व होता था इन लोगों का। और औरंगजेब ऐसा शासक था जो कि इसको बंद करा दिया था। नवरोज को बंद किसने करवाया था? बंद करवाया था औरंगजेब ने बंद करवाया था। अब इतना इसके बारे में ध्यान रखिएगा। चलिए, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है? इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका पाकिस्तान में। कहाँ पर? इसका पाकिस्तान में हो जाएगा। नाथुला दर्रा भारत और चीन के मध्य स्थित है। ठीक है, बनिहाल दर्रा JNK जम्मू कश्मीर में। बुर्जिल दर्रा कहाँ स्थित है? ये भी आपका जम्मू कश्मीर में स्थित है। इसका इतना ही फैक्ट है, तो आप इसको याद रखना पड़ेगा। श्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है जो हम सुन सकते हैं? 20 से लेकर के 20,000 हर्ट्ज के मध्य होती हैं। इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, तो 20,000 से कम यानी अपश्रव्य होती हैं, 20,000 से नीचे की होती हैं, नहीं सॉरी 20 से कम की होती हैं अपश्रव्य होती है। पराश्रव्य होती हैं 20,000 से ऊपर की जो होती हैं ये पराश्रव्य होती हैं। क्या होती हैं? पराश्रव्य ध्वनि मानी जाती हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? पृथ्वी का निकटतम ग्रह किसे माना गया है? तो पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह में आपको शुक्र को माना गया है। क्या इसको माना गया है? शुक्र को माना गया है। तो इतना आप इसके बारे में भी जान लीजिए। शुक्र को क्या माना गया है? शुक्र को यहाँ पर इसका निकटतम ग्रह, किसका? पृथ्वी का निकटतम ग्रह है जो किसे माना गया है? शुक्र को माना गया है। किसको माना गया है? पृथ्वी का जो सबसे निकटतम ग्रह है उसको किसे माना गया है? ये शुक्र को माना गया है। तो आप इतना इसके बारे में भी आप ध्यान रखिएगा। क्या है? तो पृथ्वी का निकटतम ग्रह किसे माना गया है? शुक्र को माना गया है। किसको माना गया है? शुक्र को पृथ्वी का निकटतम ग्रह माना गया है। तो आप इसके बारे में भी अच्छे से जान लीजिए, माना गया है। ठीक है,
अब इसमें कहते हैं कि शुक्र को ये जो है, शुक्र जो होता है भोर का तारा एवं सांझ का तारा कहते हैं। पृथ्वी की बहन शुक्र को कहा जाता है। बुध एवं शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है, ठीक है। और ये जो है ना, कौन है, शुक्र जो है ये अपना उल्टा घूमता है। सभी ग्रह पश्चिम से पूरब की ओर घूमते हैं, लेकिन ये पूरब से पश्चिम की ओर घूमता है। इतना भी आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। चलिए, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो ये आपकी होगा लीवर, यकृत जो बोलते हैं, यही आपका हो जाएगा। और दूसरी सबसे बड़ी होती है, दूसरी सबसे बड़ी सेकंड नंबर की हो जाएगी पैनक्रियाज, यानी अग्नाशय हो जाएगी। अग्नाशय जो होती है सेकंड नंबर पे आती है। तो इस तरह आपको याद रखना पड़ेगा। चलिए 30 क्वेश्चन नंबर देख लेते हैं। नदियों का जल वर्षा के कारण वर्षा के जल से कठोर होता है, क्योंकि इसमें क्या मिला होता है, इसमें मिला होता है कैल्शियम के कार्बोनेट मिले होते हैं। इसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण मिले होते हैं, इसलिए ये आपका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा इसका। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब कुछ करंट महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। हाल ही में जल दिवस 22 मार्च 2020 को मनाया जाता है। इसकी थीम क्या रही है, तो इसकी थीम जल एवं जलवायु परिवर्तन। इसका करेक्ट आंसर आपका सी हो जाएगा। जल एवं जलवायु परिवर्तन जो है इसकी थीम मानी गई है। चलिए अगला क्वेश्चन होते हैं। हाल ही में जोरम, हाल ही में क्या दिया हुआ है, हाल ही में जोरम मेगा फूड पार्क जो है, मेगा फूड पार्क का उद्घाटन कहाँ किया गया है, तो ये आपका मिजोरम में किया गया है। कहाँ किया गया है, मिजोरम में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 33 का क्वेश्चन नंबर ये है। हाल ही में 20 मई 2020 में विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर हर्षवर्धन, इसके करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, डॉक्टर हर्षवर्धन को नियुक्त किया गया है। चलिए, गांधी शांति पुरस्कार जो है किस वर्ष से प्रदान किए जा रहे हैं, तो ये आपका हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका। 1955 से गांधी शांति पुरस्कार की घोषणा की गई है, तब से अभी तक इसको मनाया जा रहा है। चलिए, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत कितने करोड़ का प्रोत्साहन राशि प्रदान की गई। कोविड-19 की वजह से जो है बेरोजगार हैं उनके लिए काम की एक पहल चलाई गई थी, उसके अंतर्गत इसको रखा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 लाख करोड़ रुपए। कितना, 20 लाख करोड़ रुपए बहुत चर्चा में आ रहा था, ठीक है। तो ये हो सकता है पूछ लिया जाए, तो आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िए और देखिए और समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन है। वर्ष 2020 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो इसका आपका अपना भारत 2020 की किसकी G20 की मेजबानी कर रहा है, हमारा देश अपना भारत कर रहा है। चलिए, इको मार्क उन भारतीय उत्पादों को दिया जाता है जो पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण होते हैं। क्या होते हैं, इसका जो करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, पर्यावरण के प्रति महत्वपूर्ण होते हैं, उनको ये इको मार्क दिया जाता है। चलिए आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन है 38। विश्व का सर्वाधिक विशालतम पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो ये समुद्र, इसका ऑप्शन हो जाएगा ए हो जाएगा। कई बार क्वेश्चन में बार बार रिपीट किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कीट भक्षी पौधे जिस मृदा में उगते हैं उनमें किस तरह की कमी होती है, तो ये इसमें नाइट्रोजन की कमी होती है। किसकी कमी होती है बच्चों, नाइट्रोजन की कमी होती है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का ये कह रहा है, क्या कह रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, ये कह रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम वन्य जीवों को संरक्षण को प्रदान करता है, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 अधिनियम प्रदान करता है, ठीक है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर बी जो पूछा गया है, अभी BEO में भी पूछा गया है, ये BEO में, तो आप इसको याद रखिएगा। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, सॉरी वन्य जीव नहीं, इसमें ये पूछा गया है कि पर्यावरण संरक्षण दिवस, ये 1900 पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1900 कब है, 86 है। कब है, इसको आप बना लीजिएगा, 1986 है। और एक क्वेश्चन और पूछा गया था कि वन्य जीव संरक्षण अधिनियम, वन संरक्षण अधिनियम 1990 में पूछा गया था, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। चलिए अगला क्वेश्चन है, प्रकाश वर्ष किसकी इकाई होती है, प्रकाश वर्ष ये आपकी दूरी की इकाई होती है, क्योंकि इसमें खगोलीय विदों के अंतर्गत जो है अंतरिक्ष में जो ध्यान दिया जाता है उसके अंतर्गत दूरी होती है खगोल, एक तारे से दूसरे तारे के बीच की दूरी, तो इसके अंतर्गत हम इसका प्रकाश वर्ष के माध्यम से हम करते हैं। चलिए आइए देखते हैं, पानी घनत्व अधिकतम किस ताप पर होता है, कई बार क्वेश्चन है, जो 4 डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है, आपको इतना याद रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अंतरिक्ष यात्री को
आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है, तो ये आपको कैसा, काला। इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, आपका काला दिखाई देता है। इसका करेक्ट आंसर आपका डी हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आइंस्टीन को किस सिद्धांत के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो ये आपका प्रकाश वैद्युत प्रभाव। इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, प्रकाश वैद्युत प्रभाव के लिए इसमें इनको दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की देख लेते हैं। परमाणु बम किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर। किसमें, इसका जो करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा, इसमें हो जाएगा अनियंत्रित नाभिकीय विखंडन पर इसको दिया गया था। अगला क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई क्या। कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि जीवन की मूलभूत इकाई क्या होती है, तो ये आपका हो जाएगा सेल्स हो जाएगा, कोशिकाएं हो जाएंगी। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। फूलों के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो एंथ्रोलॉजी कहते हैं। इसका करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, एंथ्रोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण के समय निकलने वाली गैस कौन सी है। प्रकाश संश्लेषण के समय जो होती है कौन सी गैस रिलीज होती है, वो आपकी होती है ऑक्सीजन। इसका करेक्ट आंसर आपका बी हो जाएगा। ऑक्सीजन जो होती है ग्रहण कर पौधे निकालते हैं, और CO2 को क्या करते हैं, अब्जॉर्ब करते हैं। CO2 जो होती है उसको ग्रहण करते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पौधे किस रूप में नाइट्रोजन प्राप्त करते हैं। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कई बार पेपर में आया हुआ है। तो ये नाइट्रेट के रूप में पौधे जो होते हैं नाइट्रोजन को प्राप्त करते हैं। अगला क्वेश्चन होते हैं, रानीखेत रोग किससे संबंधित है। रानीखेत रोग किससे संबंधित है, तो ये आपका होगा मुर्गी से। किससे है, मुर्गी से संबंधित है। स्वाइन फ्लू वगैरह हो जाता है, बर्ड फ्लू हो जाता है, तो ये मुर्गी से संबंधित है। तो आप ध्यान रखिएगा, रानीखेत रोग किससे, मुर्गी से संबंधित है। इस तरह से हमने आज की जो श्रृंखला में 50 क्वेश्चन जो थे, मैंने 15 क्वेश्चन पहले करवा दिया है। अभी ये 16 से लेकर के 50 तक जो क्वेश्चन थे मैंने आज करवा दिया। अगला जो सीरीज आएगा वो आएगी मैथ की आएगी। ठीक है, 25 क्वेश्चन होंगे, और फिर इसके बाद रीजनिंग की 25 क्वेश्चन। इस तरह से हमारे टेस्ट नंबर 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, अपने ग्रुप फेसबुक व्हाट्सएप वगैरह में शेयर कर दीजिएगा, ताकि सभी लोग इसका बेनिफिट ले सकें, क्योंकि पेपर इसका बहुत नज़दीक है। जब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार। सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।